तो इमेजिन करो, दो दोस्त थे, रॉकी और सनी। रॉकी पढ़ाई में कमजोर और बहुत मुश्किल से पासिंग मार्क्स लेकर आता है और सनी पढ़ाई में काफी स्ट्रॉन्ग है। उसको हमेशा फर्स्ट रैंक मिलता है। उसकी टीचर हमेशा उसको कहती है सनी बड़ा होकर जरूर कामयाब इंसान बनेगा। फिर जब दोनों की डिग्री कंप्लीट होती है तो सनी को फौरन एक जॉब मिल जाती है और रॉकी को जॉब ढूंढने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जब ये दोनों 10 साल बाद अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में मिलते हैं तो रॉकी एक बहुत महंगी कार में आता है और वो काफी अमीर हो चुका होता है और सनी टैक्सी में आता है और वो इतना अमीर भी नहीं होता है। तो सारे कॉलेज के फ्रेंड ये सीन देख के काफी चौंक जाते हैं कि जो बच्चा पढ़ाई में टॉप आता था वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है और जो बच्चा पढ़ाई में बुद्धू था वो इतना अमीर कैसे हो गया। तो जब सारे फ्रेंड्स उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं तो सनी कहता है कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और उसकी कंपनी का वर्क कल्चर काफी अच्छा है। उसे मेडिकल इंश्योरेंस, कंपनी ट्रांसपोर्ट और दूसरी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। और जब रॉकी से पूछते हैं कि वो आजकल क्या कर रहा है तो वो बस इतना ही कहता है कि वो काफी सारे बिजनेसेस का और सनी की कंपनी का भी एक इन्वेस्टर है। तो इन 10 साल में इन दोनों ने क्या किया इसको हम आगे वीडियो में समझेंगे। उसको समझने के लिए दोस्तों आप लोग मुझे एक बात सच सच बताओ, हम मेजोरिटी मिडिल क्लास फैमिलीज में हम बच्चों को क्या समझाया जाता है कि बेटा डिग्री ले लो, मेहनत करके जॉब करो और जितना मिल जाए उसमें खुश रहो, क्योंकि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स। अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री है और एक अच्छी जॉब है तो वो सबसे बेस्ट है। और स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना सबसे रिस्की होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग करना अमीर लोगों के लिए होता है जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। मिडिल क्लास लोग तो बस सेव ही कर सकते हैं और आपको तब तक काम करना होगा जब तक आपका बेटा बड़ा न हो जाए और जिम्मेदारी न ले ले पैसे कमाने की। तभी आपको आराम मिलेगा और बाकी की जिंदगी चैन से काट सकोगे। और दोस्तों बहुत सी फैमिलीज में इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केटिंग को लेकर कभी बात ही नहीं होती है। हम सिर्फ देखते हैं कि कैसे हमारे डैडी ने या उनके डैडी ने बूढ़े होने तक काम किया और कैसे घर को चलाया। तो ज्यादा काम करना एक गर्व की बात होती है कि देखो आपके डैड की इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी वो ऑफिस जाते हैं। और हम बचपन से देखते हैं कि कैसे हमारे डैडी बीमार होके भी काम पर जाते थे और बारिश के मौसम में भी तेज बारिश से लड़कर भी वो काम पे जाते थे, क्योंकि अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो सैलरी कैसे मिलेगी और घर कैसे चलेगा। तो कभी कभी आपने भी सोचा होगा काश हमारे पास किसी न किसी तरह से इतने पैसे आ जाएं कि हम रिलैक्स होकर अपनी पूरी लाइफ टाइम उसे स्पेंड करें और हमें कभी पैसों की चिंता करनी ही ना पड़े, या फिर हमें घर बैठे बैठे कोई काम करने की एक रेगुलर इनकम मिल जाए और हमारे बैंक अकाउंट में हमारी इनकम ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाए। दोस्तों जितनी अच्छी बात ये सुनने में लगती है मेजोरिटी लोगों को ये उतना ही नामुमकिन लगता है। कुछ लोगों के दिमाग में ये ख्याल आएगा ही नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना काम किए हम सैलरी अर्न कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सच ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम ड्रीम हमारी लाइफ में काफी इजीली पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो जॉब्स देते हैं यानी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, और दूसरे वो जो जॉब्स लेते हैं यानी एम्प्लॉइज एंड लेबर्स। तो जब आप दूसरी कैटेगरी में रहते हो तो आपको ज्यादा इनकम तभी मिलेगी जब आप ज्यादा मेहनत करते हो, लेकिन जब आप पहली कैटेगरी में रहते हो तो आपको ज्यादा इनकम तब मिलेगी जब आपके एम्प्लॉइज ज्यादा मेहनत करते हैं। जैसे इमेजिन करो आपका एक पुराना फ्रेंड है रमेश, जो एक फास्ट फूड का बिजनेस ज्वाइन करता है। उसके स्टोर का नाम है पैराडाइज पिज्जा और वो आपसे कहता है कि उसे एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत है अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसके स्टोर में हमेशा कस्टमर्स की भीड़ होती है और उसके पास कस्टमर्स दूर दूर से आते हैं पिज़्ज़ा लेने के लिए। तो वो दूसरी लोकेशन पे अपने स्टोर्स ओपन करना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है। फिर वो आपको अपना पूरा बिजनेस प्लान समझाता है कि वो उसे कैसे ग्रो करेगा और कितने एम्प्लॉयज रखेगा और उन्हें कैसे मैनेज करेगा। फिर वो अपने पास्ट प्रोग्राम भी शो करता है कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया और वो डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। तो आपको ये बिजनेस काफी पसंद आता है और आप कन्विंस हो जाते हो कि ये बिजनेस फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रमेश को 20 लाख रुपयों की जरूरत है और आपके पास उतने पैसे नहीं है। तो आप उसे अगले दिन वापिस आने को कहते हो। फिर जब वो अगले दिन आता है तो आप अपने 3 और फ्रेंड्स को बुलाते हो और फिर रमेश वही बिजनेस प्लान आप सबको एक्सप्लेन करता है और आपके तीनों फ्रेंड्स भी फौरन कन्विंस हो जाते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। फिर आप चारों मिलकर उसमें 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और उसके बदले में आप चारों को उस बिजनेस की 10% ओनरशिप मिल जाती है। मतलब उस बिजनेस के अभी 5 ओनर है, एक है रमेश, बाकी आप 4। रमेश के पास 60% ओनरशिप है क्योंकि वो उस बिजनेस में मेहनत भी करेगा और वो उसे काफी टाइम से रन भी करता आ रहा है। फिर उसके बाद रमेश आपके पास हर साल एक ईमेल सेंड करता है जहाँ वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि उसने अभी तक कितना प्रॉफिट कमाया, कहाँ कहाँ खर्चे किए और फ्यूचर में और ग्रोथ के लिए क्या प्लान कर रहा है और अपने प्रॉफिट का कितना % आपको हर साल पे करेगा। तो ये जो आपने रमेश के बिजनेस में अपने 10% इन्वेस्ट किया, इसको हम कहेंगे कि आपने उसकी कंपनी के 10% शेयर खरीद लिए।
क्योंकि आप सभी पार्टनर्स ने मिलके उस कंपनी के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री किया है। और जो ईयरली प्रॉफिट आपको मिलेगा उसे हम डिविडेंड्स कहेंगे, जिसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आपको घर बैठे बैठे वो प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि आप उस कंपनी के पैसिव इन्वेस्टर हैं। अब दोस्तों एक्चुअली में बहुत लोगों के पास रमेश जैसे फ्रेंड्स नहीं होते हैं जो उनके घर का दरवाजा खटखटाएं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, और सभी के पास लाखों रुपए की सेविंग्स नहीं होती है। इसलिए हमारे लिए शेयर मार्केट ही बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि शेयर मार्केट के जरिए हम हजारों सक्सेसफुल कंपनीज में से किसी अच्छी कंपनी को पिक करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस मार्केट का सबसे बड़ा रोल यह है कि अगर आप किसी शेयर को बाय करते हो तो वो एक्चुअली में आप किसी स्टॉक या शेयर को नहीं खरीद रहे होते और न ही आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होते, बल्कि आप उस स्टॉक के जरिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और पार्टनर बन जाते हो। और स्टॉक मार्केट से भी आपको रेगुलर इनकम मिलती है डिविडेंड के जरिए। बस प्रॉब्लम यह है कि लोगों को वो जब एक छोटा सा डिविडेंड मिलता है तो वो ये सोचते हैं कि इतने छोटे से डिविडेंड से क्या होगा, लेकिन लोग ये नहीं देखते उन्होंने इन्वेस्ट भी तो एक छोटा अमाउंट ही किया है। तो एक्चुअली ये एक एडवांटेज है कि आप एक छोटी कीमत जैसे 500 या 1000 रुपए से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो और काफी कम एज से स्टार्ट कर सकते हो और कहीं पे जाने की जरूरत भी नहीं है। ये सारा इन्वेस्टिंग खेल और बिजनेस को समझने का काम हम घर बैठे बैठे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों को ये स्टॉक मार्केटिंग और इन्वेस्टिंग काफी कॉम्प्लिकेटिंग लग सकता है, क्योंकि आप अगर फाइनेंशियल न्यूज चैनल देखोगे तो आपको एक ही स्क्रीन पर इतनी सारी चीजें दिखाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। या फिर अगर आप यूट्यूब वीडियोज देखोगे तो वो कहेंगे कि आपको कौन सा स्टॉक आज खरीद के कल सेल करना है और कौन सा कल खरीद के परसों सेल करना है। एक ही स्टॉक के लिए किसी से आपको बाय करने की एडवाइस मिलेगी और किसी और से आपको सेल करने की एडवाइस मिलेगी। तो इसलिए अगर आप दूसरों की सुनोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको बिजनेस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास अच्छी कंपनी का आइडिया और कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से। तो दोस्तों सच ये है, आप अपनी चारों तरफ से एक अच्छे बिजनेस से घिरे हुए होते हैं। जैसे इमेजिन करो आप सुबह चाय पीते पीते ये सोचते हो कि आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और अचानक से आप ये सोचते हो यार मैं टाटा टी और ब्रिटानिया के बिस्किट साथ में खा रहा हूँ और ये चीज तो मैं पिछले काफी सालों से कर रहा हूँ, तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करना कैसा होगा, क्योंकि आप इनके डेली कस्टमर्स हो। और जब आप इनके कस्टमर नहीं रहोगे तो सबसे पहले ये चीज आपको ही पता चलेगी। तो इस सिचुएशन में अगर आप कंपनीज में रिसर्च करते हो तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आपका फोकस कंपनी के बिजनेस और प्रोडक्ट पे है, स्टॉक प्राइस पे नहीं। अब ऐसा नहीं है कि आपको वही 2 कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। ऐसी किसी कंपनी में जैसे सुजलोन एनर्जी, DHFL की शेयर खरीद ले तो ये सोच के इनके शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है, तो एक टॉप की गैम्बलिंग हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक का प्राइस रैंडमली फ्लैक्चुएट हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस उसके बिजनेस के परफॉर्मेंस को फॉलो करता है। और सच यह है कि बहुत ही कम लोग स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी पे फोकस करके उसके शेयर बाय करते हैं। इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी लोग इसमें गैम्बलिंग करते हैं और इसलिए 99% मिडिल क्लास लोग इसमें अपना पैसा लूज करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जॉब्स करते हैं, उनको तो बिजनेस की इतनी नॉलेज होती ही नहीं है। तो इसलिए अब हम बात करते हैं कि जब आपके दिमाग में कोई स्टॉक का आइडिया आता है या फिर आपको कहीं से टिप मिलती है तो आप उसमें रिसर्च कैसे और कहाँ कर सकते हो। तो यहाँ पे बिजनेस को स्टडी करने के लिए मैं टिकर टेप का यूज कर रहा हूँ, जहाँ मैं अपनी सारी ऑलमोस्ट पब्लिक कंपनीज का पब्लिक डेटा एनालाइज कर सकता हूँ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके इसे चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम एक सिंपल कंपनी की बात करते हैं, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में सब जानते हो, इनकी बहुत तरह की बिस्किट्स आती हैं जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब खाते हैं। तो जब भी आप किसी बिजनेस को स्टडी करते हो तो सबसे पहले आपको उसके सेल्स को देखना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनीज का सेल्स नहीं होगा तो फ्यूचर में वो कंपनी ही नहीं होगी। यहाँ पे हम फाइनेंसेस पे जाके 10 साल पहले का रेवेन्यू चेक करते हैं। अब ये नंबर करोड़ में है, तो आप देख सकते हो 2012 में कंपनी ने 5.5 थाउजेंड करोड़ का सेल किया, फिर नेक्स्ट ईयर इन्होंने 6.2 थाउजेंड करोड़ का बिजनेस किया, फिर उसके बाद 6.9, 6.8 थाउजेंड, इसी तरह ये बिजनेस ग्रो होते होते 13,000 करोड़ का हो गया। तो आपको ये पैटर्न क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी का सेल्स कंटिन्यूसली हर साल इंक्रीज हो रहा है। आपको एक कॉमन सेंस लगा के सोचना है कि आपको क्या लगता है कि अगले कुछ सालों में सेल्स इंक्रीज होगा या कम होगा। इस चीज का जवाब आप नीचे कमेंट करके देना। अब हम इसका प्रॉफिट मार्जिन चेक करेंगे, क्योंकि सेल्स में कंपनी को बहुत सारे एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं और जो लास्ट में बच जाता है वही कंपनी का प्रॉफिट होता है, जिससे कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रो होती है। तो प्रॉफिट मार्जिन के लिए हम यहाँ पे मार्जिन व्यू सिलेक्ट करेंगे। 10 साल पहले नेट इनकम मार्जिन यानी प्रॉफिट मार्जिन 3.6% का था,
यानी कंपनी के हर 100 रुपए के सेल्स के बदले में कंपनी को 3.6% का प्रॉफिट हुआ, जो एक्चुअल में बहुत ही कम है। इसलिए कंपनी ने इस पर फोकस करना शुरू किया। फिर अगले साल 4.16% में इंक्रीज हुआ और फिर उसके अगले साल में 5.69% में इंक्रीज हुआ। फिर उसके अगले साल में 8.5%, मतलब कंपनी का सेल्स हर साल इंक्रीज ही हो रहा है और उसके ऊपर हर साल ज्यादा प्रॉफिट भी कमा रही है। और इसी तरह हर साल इनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होके 13.8% का हो गया है, जो बहुत ही अच्छा नंबर है। इसके बाद हम कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो देखें, मतलब कंपनी कितना परसेंट शेयर होल्डर्स को देती है और कितना अपने पास रखती है ग्रो होने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2012 में कंपनी ने अपनी आधी अर्निंग शेयर होल्डर्स को पे की थी। 8 रुपए पर सेल की अर्निंग में से 4 रुपए डिविडेंड में पे किया और फिर इसके बाद कंपनी ने अपना पे आउट रेशियो कंसिस्टेंट रखा 30% के आसपास, जो एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है। इससे हमें क्लियरली दिखता है कि कंपनी अपना बचा हुआ 70% री इन्वेस्ट कर रही थी और अपने बिजनेस को ग्रो कर रही थी। और फिर अच्छा प्रॉफिट कमाने के बाद, अर्निंग को सेव करने के बाद पिछले साल 2021 में इन्होंने एक बड़ा स्पेशल डिविडेंड पे किया। तो इससे आपको एक चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी, जो कंपनी जनरली अपनी कंपनी पे फोकस रखती है और अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करने पे फोकस करती है, तो वो घुमा फिरा के सारा प्रॉफिट हम शेयर होल्डर्स को ही देती है। जब भी आप किसी स्टॉक के बारे में सुनते हो या आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो आपको कुछ फाइनेंशियल नंबर को यहाँ आके देख सकते हो। सेल्स कितना ग्रो हो रहा है और कंपनी प्रॉफिट कमाती भी है या नहीं, कंपनी कोई कर्जे में डूबी तो नहीं है या उसमें कोई रेड फ्लैग तो नहीं है, मतलब फ्रॉड एक्सेट्रा। तो जो आपको कंपनी कोई अच्छी लगती है और आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप उसमें एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। जैसे आप उसका एक शेयर खरीद सकते हो ट्रेकिंग पोजीशन के लिए। जहां आप उसको और स्टडी करना शुरू करोगे तो हम ये समझते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। तो जब भी आपको पैसा सेव करना होता है तो आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना होता है। उसी तरह जब आपको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है तो आपको एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना होता है, जिसको हम डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। अब यूजुअली जब आपको कोई बैंक अकाउंट ओपन करना होता है तो आपको एक अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, फिर एक मिनिमम बैलेंस भी रखना होता है, फिर बहुत सारी हिडन फीस भी होती है, जैसे डेबिट कार्ड की 300 रुपए की एनुअल मेंटेनेंस फीस, एसएमएस अलर्ट की अलग फी होती है और ज्यादा पैसे विड्रॉ करने पर अलग चार्जेस होते हैं। लेकिन जहां बात आती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट की, तो हमारे पास बहुत सारे इंडिया में ब्रोकर्स हैं। मैं पर्सनली एंजल ब्रोकिंग को यूज करता हूं, तो यहाँ आपको कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं देनी होती है और आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस या शेयर्स खरीदने की जरूरत नहीं होती है। आप जब और जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो आप इसके जरिए कर सकते हो। ये बस आपको एनुअल फी चार्ज करते हैं, जो सिर्फ 200 रुपए के आसपास होती है। और फिलहाल इनका एक ऑफर चल रहा है, ये फर्स्ट ईयर एनुअल फी फ्री दे रहे हैं। जब आप लॉन्ग टर्म्स के शेयर्स बाय कर रहे होते हो तो आपको कोई ब्रोकरेज भी चार्ज नहीं होती है। तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो आपके शेयर्स होते हैं वो ब्रोकर के पास नहीं बल्कि सेंट्रल डिपॉजिट के पास जमा होते हैं। इसके साथ में जिस कंपनी के शेयर्स आप खरीदते हो उस कंपनी के रजिस्टर में भी आपका नाम ऐड होता है कि इतने शेयर्स इस आदमी के हैं और उसने इस डेट में इसको बाय किया है और उसकी पर्सनल डिटेल्स ये हैं और उसका बैंक अकाउंट नंबर ये है, एक्सेट्रा। और जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो वो अपना डिविडेंड डायरेक्ट शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। इसमें कोई भी ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होता है। तो एक्चुअली में अगर आप थोड़ा गौर करोगे तो ये कैश और बैंक डिपॉजिट के मुकाबले ज्यादा सेफ है, क्योंकि अगर कोई भी बैंक अगर बंद हो जाए तो एफडी और सेविंग्स खतरे में हो सकती है और कैश आपसे कोई भी चोरी कर सकता है। लेकिन अगर आप एक बार किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हो, फिर आपका ब्रोकर बंद भी हो जाए तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके शेयर्स का रिकॉर्ड कंपनी के पास भी होता है, डिपॉजिटरी में जैसे सीडीएसएल के पास भी होता है। बस प्रॉब्लम यह है कि लोग गलत कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में किसी हॉट स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं, जिसमें उनका शेयर्स का प्राइस नीचे जाता है और उनका लॉस हो जाता है। और अब हम रॉकी और सनी की स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। तो रॉकी ने जब अपने कॉलेज की डिग्री कंप्लीट की तो बेसिक लेवल की जॉब करते करते बिजनेस और इन्वेस्टिंग के बारे में भी सीखता रहा और उसने अपनी मेजॉरिटी सेविंग को हाई क्वालिटी की ग्रोथ कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ। और सनी ने कभी सेव किया ही नहीं और जितना भी थोड़ा बहुत सेव करता था तो वो उसे किसी सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड या एफडी में इन्वेस्ट करता, जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई से भी कम रिटर्न्स दे रहा था, या फिर वो एंटरटेनमेंट के लिए किसी हॉट स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता। तो सनी ने पैसा कमाया बहुत था, लेकिन कैपिटल को ग्रो करना तो दूर, प्रिजर्व भी नहीं कर पाया। और दोस्तों सबसे सैड बात यह है कि 99% इंडियंस ऐसे ही सनी जैसे ही अपनी लाइफ गुजार देते हैं। तो इसलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अपना कीमती टाइम देके मेहनत करके पैसा अर्न करते हो
फिर उसको ऐसी जगह रखते हो जहाँ वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। मतलब जिस रेट से इंडिया में महंगाई बढ़ रही है, मतलब 7 to 8% से इतनी तेजी से आपका पैसा ग्रो नहीं होता है, तो ये कितनी बुरी बात है। ये तो ऐसा हो गया, आपने बहुत मेहनत करके कंपनी स्टार्ट की, फिर उसमें बहुत सारे लोगों को नौकरी दी, फिर उनसे काम कराने की बजाय आप खुद ज्यादा मेहनत करने लगे और आपने उन सारे एम्प्लॉयज को छुट्टी दे दी। फिर आपको अपने बुढ़ापे में जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो वो एम्प्लॉयज बहुत ही आलसी और कमजोर हो चुके होते हैं। तो इसमें गलती किसकी? पैसा भी टाइम के साथ बूढ़ा होता रहता है। इसको जवान रखने के लिए और ग्रो करने के लिए उसे इन्वेस्ट करो जहाँ ये आपके लिए काम करता रहे। लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट सबके लिए नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज और पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन पर्सनली मेरा ओपिनियन यही था कि स्टॉक मार्केट सबके लिए है। बस आपको इसे राइट माइंडसेट के साथ एंटर करना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी चाहिए, बिजनेस पार्टनर की तरह सोचना चाहिए। क्योंकि कोई आदमी बीमार या कमज़ोर होता है तो उसको हम यही कहेंगे कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दे और हेल्दी बने। अगर वो फाइनेंशियली वीक है और पुअर है तो उससे मैं यही कहूँगा, इस गेम ऑफ मनी को सीखें, बिजनेस और इन्वेस्टिंग को सीखें और अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करें। जिसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना ताकि आपसे कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।